ऐसे में एनडीए को काफी यहां पर नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं काफी फर्क आता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में एनडीए को भारी नुकसान हो गया है। जो आंकड़े अभी आ रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, यूपी में इंडिया 44 सीटों पर आगे लगातार बढ़त बनाए हुआ है। सीमा, जिस तरीके से आप भी लगातार बता रही हैं दर्शकों को, यूपी में एनडीए 34 सीटों पर आगे है। ये आंकड़ा पहले उल्टा था, लेकिन अब देखिए आंकड़ों में फर्क आ गया। मैनपुरी से सपा की डिंपल यादव लगातार सुबह से ही आगे चल रही हैं। बदायूं से बीजेपी के दुर्विजय शाक्य लगातार आगे चल रहे हैं। उसके बाद देखिए जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें या फिर डिंपल यादव की बात कर लें, काफी अच्छी बढ़त इन लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई है और आंकड़ों में काफी फर्क देखिए, क्योंकि लगातार ये बात कहा जा सकती है कि अभी रुझान ही है, लेकिन उसके बावजूद रुझानों से काफी चीज जो है वो साफ हो जाती है। तो ये पूरी स्थितियां बयां होती धीरे धीरे नजर आ रही है। जहां एनडीए 35 पर है तो इंडिया गठबंधन जो है वो 43 सीटों पर है। अदर्स के पास 2 सीटें हैं, लेकिन बीएसपी की स्थिति देखिए, बीएसपी अभी तक खाता तक नहीं खोल पाई है। बीएसपी के खाते में अभी तक एक भी सीट नहीं है। उत्तराखंड की बात कर लें तो 5 की 5 सीटों में बीजेपी इस वक्त आगे चलती नजर आ रही है। बाकी किसी का खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो ये पूरी स्थितियां एक एक करके सामने आनी शुरू हो गई हैं। रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, अभी हालांकि और चरणों में भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि किस हिसाब से यहां पर देखने को मिलेगा। हालांकि जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है रुझानों को लेकर के, ये काफी सोच विचार करने वाली है। और अब बीजेपी जिस तरह के दावे हालांकि 400 पार के करती नजर आ रही है, वो दावों पर भी अब यहां पर काफी ज्यादा नजरें सबकी टिकी हुई हैं। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं बालकृष्ण पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर एसके दुबे जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और विनम्र सेन सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हैं, और राजकुमार मौर्य कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राजकुमार जी, शुरुआत अब आप ही से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं। इस वक्त जिस तरह के आंकड़े अब उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, रायबरेली सीट से आपके नेता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ी ही आशापूर्ण बात है। और जितना हम लोग सोचे थे आंकड़े उसके अनुपात में है। हम लोग निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई बात नहीं। अभी और रुझान क्लियर होने दीजिए। देखिए, हम लोग मैंडेट में आ रहे हैं। अच्छा, जनता ने जिस तरीके से मोदी सरकार की नीतियां थी उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश में और खासकर पूर्वांचल में इतना बड़ा विरोध था, इतना तगड़ा विरोध था जो है भारतीय जनता पार्टी का। तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जनता जिस तरीके से जनता ने वोट किया है वो चीजें सामने आ रही हैं। और एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर भारतीय जनता ने दिया है। महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे थे, और इस पर जो है कहीं कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है। और आगे जैसे जैसे रुझान क्लियर होंगे आप देखिएगा हम लोग मैंडेट की तरफ बढ़ेंगे, और उसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात इनके जो सहयोगी दल हैं, जैसे नीतीश कुमार जी भी हैं, वो भी साथ छोड़ेंगे इनका, और कई छोटे छोटे जो इनके साथ जो हैं सारे लोग साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, और हम लोग सरकार बनाएंगे। तो आप अपने साथ मिला लेंगे क्या उन लोगों को? फिर बिल्कुल कोई बात नहीं। इसमें जो है, जो हमारा उद्देश्य क्या था शुरू से आखिरी तक, संविधान बचाना और जो दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, और मौजूदा परिणाम उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह हमारे पक्ष में है। तो उस संविधान बचाने के लिए जो लोग हमारे साथ आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। चलिए, एक कमेंट आपसे लेना चाहेंगे बालकृष्ण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? संविधान बचाने के लिए सरकार बनाना चाह रहे हैं? मैं बता दूं कि इनका अहंकार देखिए, कभी डबल डिजिट ये क्रॉस नहीं किए हैं पूरे देश में, लेकिन इनका अहंकार यह है संविधान 60 सालों तक ये संविधान का हनन करते रहे। 80 में 9 सरकारें एक साथ गिरा देने वाले लोग, इमरजेंसी लगा देने वाले लोग, और इस प्रकार की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर अनावश्यक अत्युत्साह का शिकार ना हो। अंतिम परिणाम जो दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, या चुनाव आयोग का जो परिणाम दिख रहा है जहां पे हमारी बढ़त है, मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बहुत मजबूती के साथ बनने जा रहे हैं। तो निश्चिंत रहेंगे। चलिए राजकुमार जी, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन इसके साथ मेरा एक सवाल है। रायबरेली से भी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, वायनाड से भी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, कौन सी सीट पकड़ेंगे, कौन सी सीट छोड़ देंगे राहुल गांधी? अब तो बता दीजिए ये। जी देखिए, ये चीजें जो है तो बाद में तय होंगी, क्या करना है तो पॉलिसी का हिस्सा रहेंगी। लेकिन यहाँ पर हम जो भी लोग हैं सभी के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है।
विनम्र सेन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनम्र सेन जी, कांग्रेस की भी बातें आप सुनते नजर आ रहे हैं, बीजेपी की अपनी बातें सुनते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा स्थिति कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, पिछले 2019 के चुनाव में जो फाइनल रिजल्ट सामने आया था उसमें 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और इस वक्त रुझानों में 7 सीटें कांग्रेस के पास है। क्या समझ पा रहे हैं आप इन स्थितियों को लेकर? देखिए, कांग्रेस के साथ वो स्थिति है कि होने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए सब कुछ था। तो अगर उनकी 1 सीट रायबरेली की तय ही थी और उसके ऊपर जितना वो पाते हैं उनकी बढ़त है और उनके लिए अच्छी बात है, उनको प्रसन्न तो आप क्या समझ पा रहे हैं, ये कांग्रेस की मेहनत है या गठबंधन की? लेकिन ये जीत, ये जो बढ़त है वो गठबंधन की बढ़त है, स्वाभाविक रूप से गठबंधन की बढ़त है। दूसरी बात, अगर आप, एक महत्वपूर्ण बात और है कि अभी निश्चित तौर पर ये जो इंडिया गठबंधन है उसकी बढ़त आपको दिखाई पड़ रही है। 34 सीटें, 34 क्या 44 सीटें लगभग उत्तर प्रदेश में उनको पाती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसमें से 10 सीटें ऐसी हैं, संभल है, चंदौली है, फतेहपुर है, अयोध्या है, मोहनलालगंज है, उन्नाव है, ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर मार्जिन कहीं 130 है, कहीं 330 है, कहीं 1000 कुछ है, कहीं 2000 कुछ है। 2000 के अंदर बढ़त वाली सीटें कम से कम ऐसी 10 सीटें हैं। तो अभी मान लीजिए अगर 10 सीट घट जाती है और इधर 10 बढ़ जाती है तो कोई बहुत ज्यादा विशेष हानि लाभ की स्थिति बन नहीं पाती है। उसके बावजूद भी मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जितना कांग्रेस और सपा के पास जितनी सीटें थी, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए सब कुछ था। वो बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं, ये हमको दिखाई पड़। बिल्कुल, ये बड़ी बात हालांकि आप कहते हैं, और ये प्रभाव सीधा सीधा गठबंधन का है, सीधा सीधा प्रभाव ये गठबंधन का है। गठबंधन के कारण उनका ये बढ़ता हुआ स्वरूप हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी वो 10 सीट माइनस भी हो सकते हैं और इतने पे बरकरार भी रह सकते हैं। ये भी अभी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों को। चलिए ठीक है, और भी मेहमानों से रुक करेंगे, प्रतिक्रियाएं लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी प्रद्युमन लगातार ब्रेकिंग सेंटर से हमारे साथ बने। प्रद्युमन, क्या बड़ी खबर है? देखिए, इस समय एक और बड़ी जानकारी आ गई है। फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चहार कुछ ही वोटों से अभी आगे हुए हैं। इससे पहले रामनाथ सिकरवार लगातार आगे चल रहे थे, गठबंधन के प्रत्याशी है। रामनाथ सिकरवार काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और मौजूदा स्थिति में थोड़े ही वोटों से राजकुमार आगे चल रहे हैं। हमीरपुर से बीजेपी के पुष्पेंद्र चंदेल आगे हैं। इलाहाबाद से बीजेपी की नीरज त्रिपाठी आगे चल रहे हैं। इटावा से सपा के जितेंद्र दोहरे आगे चल रहे हैं। देखिए, इटावा सीट वैसी विशेष महत्व रखती है और आपको यहाँ से ये भी जानकारी दे दें कि इटावा से अभी दोहरे लगातार आगे चल रहे हैं और रामशंकर कठेरिया काफी हद तक अभी पीछे हैं। लेकिन फतेहपुर सीकरी से देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी ने अभी बढ़त बनाई है, लेकिन इससे पहले लगातार गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं रामनाथ, वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब स्थिति अलग हो रही है। इटावा से सपा के जितेंद्र दोहरे आगे चल रहे हैं। सीमा, बिल्कुल, और ये पूरी स्थितियां साफ तौर पर बयां कर रही है, कोई आगे कोई पीछे, क्योंकि ये रुझान की घड़ी है और रुझानों में ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है कि कोई आगे कोई पीछे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। टैली में भी आप देख सकते हैं, एनडीए के पास 36, इंडिया गठबंधन के पास 42 सीटें और अदर्स के पास 2 सीटें हैं। बीएसपी का खाता अभी तक भी नहीं खुला है। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हालांकि बालकृष्ण जी, क्योंकि एक एक करके इस वक्त स्थितियां जो है वो साफ होती नजर आ रही हैं, कभी पीछे निकलते हैं, कभी आगे निकलते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण सीटें, मीठी सीट और अन्य सीटें, इन सीटों पर काफी उम्मीद बीजेपी को था और बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के सपोर्टर्स को भी था। क्या कहेंगे इन सीटों को लेकर के, कहां कमी रह गई है जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं? देखिए, जितना जो प्लानिंग बनती है, जो योजना बनती है, बीजेपी सदैव ही लोगों से कनेक्ट बना के रखती है। जो आम जन के हितार्थ जो काम थे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में, इस प्रदेश में, इस प्रत्येक लोकसभा में समान रूप से हर जगह लागू किए गए हैं और किए गए वो काम। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक दल है, वो आत्ममंथन करती है, आत्ममंथन करके उन कमियों को दूर करेगी, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। और वो चर्चा परिणाम आने के बाद, जब मोदी जी शपथ लेंगे, उसके बाद ये सारी चर्चाएं होंगी और उन पे पूरी तरीके से जो भी समीक्षा करने के बाद जो चीजें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी उस पर पूरा काम करेगी उसको और उन चीजों को ठीक करने का काम करेगी।
चलिए ठीक है, अभी से ही आप पूरी तैयारी के मूड में नजर आ रहे हैं। एसके दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हैं। दुबे साहब, बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है कि चीजों को ठीक किया जाएगा, कहां कमी रही है कहां नहीं रही है उन सभी पर देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ रुझान है अभी, और रुझानों में जिस कदर इंडिया गठबंधन जो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। सपा का भी प्रदर्शन काफी अच्छा इस वक्त तक नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव जब हो रहा था और चुनाव से पहले बीजेपी के जब प्रवक्ता आते थे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, और आपने भी देखा होगा, आपके साथ कई प्रवक्ता आए होंगे, एकदम उनका जो एक्सप्रेशन था, जो भाव था, जो बात करने का तरीका था, वो ऐसा रहता था कि घमंड में चूर। लेकिन आज मैंने कई दूसरे चैनलों पे देखा है कि आज सारा परिवर्तन हो गया। ये चीज समझ ही नहीं पाए, ये हवा में रहे कि नहीं हम जो कर रहे हैं, मोदी जी हैं तो हम सब कुछ मुमकिन है। ऐसा नहीं होता है। आपने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, आपने बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ इनका एक डिपार्टमेंट अगर तारीफ के लायक है तो वो नितिन गडकरी जी का है। मैं इस बात को सहज स्वीकार करता हूं कि उन्होंने ये काम किया कि सड़कों का जाल बिछाने का काम उन्होंने किया, लेकिन दूसरे क्या करते रहे। स्मृति ईरानी जी के अहंकार में इतनी टूट थी, वो अपने आप से आगे किसी को समझती नहीं थी, और प्रधानमंत्री जी के बाद वो अपने आप को सेकंड लीडर समझती थी। और इस तरीके की जब नेताओं की मेंटालिटी हो जाती है किसी पार्टी में, मंत्रियों की बुद्धि हो जाती है, तो निश्चित तौर पर वो पतन का कारण बनती है। और आप देखेंगे तो दुबे साहब, ये हालांकि आपने काफी बेहतरीन विषय यहाँ पर उठाया है, लेकिन क्या माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हमने देखा, 2019 का चुनाव भी हमने देखा, तो उस वक्त बाकी दलों के हार का कारण यही समझा जा सकता है? नहीं, एक चीज बता दूं, इन्हें जनता ने 2 बार मौका दिया कि इस बार नहीं तो इस बार आप करके दिखा देना, और यही पैटर्न उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किया। आज 27 में देखना, आज का समय और दिन और वो घड़ी लिख लीजिए कि 27 में हम सरकार बनाएंगे और इनको हम चलता करेंगे, और ना हो तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, मेरी लिखित में ले लेना। 27 में हम सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। मैं आपको गारंटी के साथ नहीं, आप संन्यास न बोल लीजिए, आप बने रहिए, विपक्ष में बने रहिए। 27 में हम फिर सरकार बनाएंगे और हम आपको ऐसे ही सुनते रहें और आपके साथ ऐसी मेरी डिबेट चलती रही। आप विपक्ष में बने रहें, और यही उत्तर प्रदेश की जनता आज भी कर रही है, 27 में भी करेगी। मैं इसमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं। भैया, थोड़ा अभी वोट परसेंटेज जब आएगा पांडे जी, तब देख लेना, और 5 से अगर हम 45 जा रहे हैं तो ये बहुत छोटा वो नहीं है। 5 से 45 यानी कि 9 टाइम्स बढ़ना हुआ है, और ना 9 गुना बढ़ना किसको कहते हैं भैया? ये एक मैजिक हो गया, मैजिक हो गया मेरे लिए। और ऐसा नहीं है, ठीक है, हम जितनी सीटें लड़े, आप कंपेयर करिए कि हमने जितनी 63 या 64 सीटों पे जो हमने हमारे उम्मीदवार थे, उसमें हम 45 और इंक्लूडिंग मेरी कांग्रेस पार्टी। चलिए दुबे साहब आएंगे, आकलन जानेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर